नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएस क्लासेस पर, जहां पर मैं शालिनी मिश्रा एक बार फिर से उपस्थित हूं आपके सामने अपने एक नए कोर्स के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। जो कि हमारा आज यानी कि हमने यहां पर टेस्ट सीरीज शुरू की है। हर एक टॉपिक के करीब अलग अलग प्रश्न हम रोज देखते हैं। तो आज हमने लिया है नागार्जुन। हमारे सिलेबस में नागार्जुन की कविताएं हैं। तो बादल को घिरते देखा, इस तरीके से ऐसी कविताएं हैं। तो नागार्जुन से संबंधित आज हम कुछ प्रश्नों को करेंगे। कम से कम 20 प्रश्न आज यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा अभी तक अगर नहीं किया है आपने, और लाइक शेयर भी कीजिएगा। महत्वपूर्ण फैक्ट आपको यहाँ पर डेली मिलते रहते हैं। वीडियो छोटे जरूर होते हैं, लेकिन उन कम शब्दों में हम अच्छी बात आप तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर चैनल को कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं नागार्जुन से संबंधित आज के अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला प्रश्न है कि प्रश्न कह रहा है कि हमारा कि नागार्जुन का मूल नाम क्या था। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। नागार्जुन का मूल नाम क्या था? कमलनाथ मिश्रा था, गोपीनाथ मिश्रा था, वैद्यनाथ मिश्रा था या बद्रीनाथ मिश्रा था? तो क्या होगा सही आंसर? नागार्जुन का जो मूल नाम था वो क्या था? वैद्यनाथ मिश्रा था। आंसर यहीं पर दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या था? वैद्यनाथ मिश्रा था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 20 क्वेश्चन है, थोड़ा स्पीड से चलेंगे। तो दूसरा प्रश्न है हमारा आज का, कवि नागार्जुन को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? यानी वैद्यनाथ मिश्र के अलावा भी नागार्जुन को एक नाम से और जानते हैं, वो नाम कौन सा था? तो वो है आधुनिक युग का कबीर, आधुनिक युग का तुलसी, आधुनिक युग का रहीम या आधुनिक युग का दादू दयाल। किस नाम से जानते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किस नाम से नागार्जुन को और कौन से दूसरे नाम से जानते हैं। तो आंसर देख लेते हैं क्या होगा यहाँ का। तो नागार्जुन को भारत में आधुनिक युग का कबीर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ए आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि आधुनिक युग का कबीर के नाम से किसको जाना जाता है? नागार्जुन को जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, कवि नागार्जुन ने मैथिली भाषा में कौन सी कविता लिखी थी? कवि नागार्जुन ने मैथिली भाषा में कौन सी कविता लिखी? यह दंतुरित मुस्कान में मत इतने भी डाल और पत्रहीन नग्नगाछ पत्रहीन गंगा गांव। ठीक है, कौन सा लिखा मैथिली भाषा में? तो नागार्जुन ने जो, इनका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी। ठीक है, नागार्जुन ने जो रचना लिखी मैथिली में तो वो थी कौन सी? पत्रहीन नग्नगाछ इनकी मैथिली में लिखी हुई रचना है। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न कहता है इनको सही क्रम में निर्धारित करना है। ठीक है, नागार्जुन की कविताओं का सही क्रम निर्धारित कीजिए। कर्म नहीं, यहाँ पर क्रम होना चाहिए। ठीक है, तो प्रश्न यानी कि कौन सा इसका जो क्रम है सही हो जाएगा? युग धारा, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियां, प्यासी पथराई आंखें या प्यासी पथराई आंखें, तालाब की मछलियां, सतरंगे पंखों वाली, युग धारा। कौन सा इसमें सही आंसर हो जाएगा? तो बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? युग धारा। ठीक है, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, तालाब की मछलियां, ये इसका सही क्रम होगा। पहले युगधारा, फिर सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें और तालाब की मछलियां। डी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का पांचवा प्रश्न है कि कविता है जो इनकी, यह दंतुरित मुस्कान, तंदुरित नहीं दंतुरित मुस्कान जो कविता है, इसमें कवि नागार्जुन ने किसकी ओर प्रकाश डाला है? किस पर प्रकाश डाला है नागार्जुन ने अपनी दंतुरित मुस्कान कविता में? ईश्वर की तरफ, बालक, महान पुरुष या यौवन? किसकी तरफ है? बात किसके लिए है ये दंतुरित मुस्कान? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी बालक के लिए। ठीक है, यानी बालक पर प्रकाश डाला है नागार्जुन ने इस कविता में। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न है अगला, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती हैं मधुपर्क। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? यहाँ पर मधुपर्क जो है, इस मधुपर्क का अर्थ क्या है? ठीक है, तो इस मधुपर्क का अर्थ क्या होगा? चलो देख लेते हैं आंसर इसका। कि कह रहा है कि इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती हैं मधुपर्क। यहाँ मधुपर्क शब्द का क्या अर्थ है? पलक से, कमल का फूल से, पंचामृत से या बालारूण से? तो क्या होगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी सी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, यानी कि पंचामृत। ठीक है, मधुपर्क का अर्थ क्या है? पंचामृत से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज के सातवें प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न हमारा कहता है कि अमल धवल गिर के शिखरों पर, कविता है ना, बादल को घिरते देखा। तो ये कविता, इस कविता के रचनाकार कौन है? तो ये सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है, केदारनाथ, कमलेश्वर, नागार्जुन या धूमिल। तो क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? सी, नागार्जुन की कविता है। ये हमारे सिलेबस में भी है और हमने अनअकैडमी की लाइव क्लास में इसको पढ़ाया भी था। जिसने नहीं भी देखा है इसकी व्याख्या आप लोग वहां पर जाकर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
तो अगला प्रश्न है, शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलय छिड़ते देखा, है ना। इस अमल धवलगिरी की ही ये पंक्तियां हैं। ये शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलय छिड़ते देखा, कवि किसके मध्य प्रणय कलय छिड़ते देख रहा है। तो हाथी या हथनी के मध्य, बगुला या बगुली के मध्य, चकवा या चकवी में, या शश या यानी शैथलों में, कहाँ पर कवि देख रहा है प्रणय कलय छिड़ते हुए। तो हमने देखा था ना कि बेबस उन चकवा चकवी का, तो क्या आया था, चकवा चकवी मिलता था, यानी कि कवि ने चकवा चकवी के बीच प्रणय कलय को वहां पर छिड़कते हुए देखा। तो सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। आगे चलते हैं। अब प्रश्न अगला है कि कहाँ गई धनपति कुबेर, कहाँ गई वह अलका। यहाँ अलका शब्द से क्या अभिप्राय है, अलका किसके लिए कहा गया है। कुबेर का देवता, कुबेर का धन, कुबेर का स्वामी, या कुबेर की नगरी, क्या है अलका। तो अलकापुरी कहा जाता है, अक्सर देखा होगा कुबेर नगरी को अलकापुरी कहा जाता है। डी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का 10वां प्रश्न है कि तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तुंग हिमालय के कंधों पर, तो मानवीकरण, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा या उपमा, कौन सा अलंकार होगा यहाँ पर। तो देखा आपने कि तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें, मानवीकरण अलंकार हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि हिमालय के कंध, हिमालय का क्या कर दिया गया, उस पर्वत का मानवीकरण कर दिया गया, उसके कंधों पर बता दिया गया छोटी बड़ी झीलें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए आंसर सही हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है 11वां हमारा आज का, कहता है कि इंद्र नील की माला डाले, शंख सरीखे सुघड़ गलों में। यह शंख सरीखे गलों में कौन सा अलंकार है। ठीक है, इंद्र नील की माला डाले, शंख सरीखे सुघड़ गलों में। यहाँ जो शंख सरीखे सुघड़ गले हैं गलों में, इसमें से कौन सा अलंकार है, अनुप्रास, उपमा, पुनरुक्त या रूपक। ठीक है, तो कौन सा अलंकार यहाँ पर बन जाता है, उपमा अलंकार। कैसे बन गया उपमा अलंकार इसमें, तो हमने क्या कहा, शंख सरीखे सुघड़ गलों में, है ना। सी समान समता, यानी शंख के समान सुंदर गलों में। तो क्या हुआ, हमने जिसने भी अलंकार की हमारा वीडियो नहीं देखा, हमने 2 वीडियो में बनाया हुआ अलंकार कैसे उसको पहचानते हैं, क्या परिभाषा होती है, तो जरूर आप देखिएगा उस वीडियो को, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न आज का है, बसंत ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद अनिल बह रहा, बाला रुण की मृदु किरणें थी। पंक्तियों में बाला रुण से क्या तात्पर्य है। बस ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद अनिल बह रहा, बाला रुण की मृदु किरणें थी। तो प्रातःकालीन सूर्य, अस्तकालीन सूर्य, निम्नकालीन सूर्य, या सूर्य के पश्चात। बालाकालीन सूर्य कौन सा होता है, यानी बाला मतलब बचपन, तो क्या था, प्रभातकालीन सूर्य होता है। बालाकालीन सूर्य का मतलब प्रभातकालीन सूर्य की बात यहाँ पर हो रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए सही हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की महिमा। पंक्ति में कवि ने किसे महिमा का वर्ण, किसकी महिमा की बात की है। कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की महिमा, किसके हाथों की, अविरल प्रवाह को, दार्शनिकता को, मनुष्य के परिश्रम को, या फसलों को, किसके हाथों की महिमा की बात कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर कवि मनुष्य के परिश्रम की बात करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कोटि कोटि हाथों के मतलब मनुष्य के परिश्रम की बात कर रहा है। तो यहाँ पर सी सही हो जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। कविता में फसल, कविता जादू, कविता में फसल, कविता में कवि किन का उसारा करता है, यानी ये जो कविता है ये किससे, फसल शीर्ष कविता जो है इनकी उन्हीं से ली गई पंक्तियां हैं। एक के नहीं, दो के नहीं, दो की नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, इसमें कवि किसकी तरफ इशारा कर रहा है, फसल की ओर, नदियों की ओर, खेतों की ओर, या इनमें से किसी की ओर नहीं। क्या आंसर हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर ढेर सारे नदियों के पानी का जादू, तो नदियों की ओर कवि इशारा यहाँ पर करता हुआ प्रतीत हो रहा है। ठीक है, अगले 15वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहता है, बादल को घिरते देखा, कविता में कवि ने किस ऋतु का उपागम किया है, किस ऋतु की बात होती है, सुख का, शरद का, ग्रीष्म का, या यानी इनमें से किसी का नहीं। तो बादल के घिरते देखा कवि में किसी ऋतु का वर्णन कवि नहीं कर रहा है। ठीक है, वो बता रहा है कि वहां पर हमने ऐसा ऐसा हिमालय पर देखा जा करके। तो ना यानी बसंत का, ना ग्रीष्म का, ना शिशिर का, किसी ऋतु का वर्णन कवि वहां पर नहीं कर रहा। तो आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आगे 16वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 16वां प्रश्न है कि कहता है, बरस पड़ा होगा यहीं पर, जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभ चुंबी कैलाश शीर्ष पर, महामेघ को झंझानील से गरज गरज भिड़ते देखा। ये जो पंक्तियां हैं इनमें से किस पर्वत का वर्णन कवि करता है। ठीक है, बरस पड़ा होगा यहीं पर, किस पंक्तियों के वर्णन कर रहा है कवि। तो ये बात कर रहा है यहाँ पर हिमालय की पर्वत की, माउंट आबू की, कैलाश पर्वत की, या गिरी पर्वत की, किसकी बात कवि करता है यहाँ पर। तो हमने देखा कि कैलाश शीर्ष पर, यानी कैलाश पर्वत की बात यहाँ पर कवि करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
प्रश्न है अगला, मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा, बादल को घिरते देखा। कवि ने बादल को किससे गरज कर देख भिड़ते हुए देखता है कभी? तो बादल से, जल से, विद्युत से, वायु से। तो मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर घिरते देखा, तो बादल को किससे घिरते हुए देख रहा है? लड़ते हुए वायु से गरजते हुए बादल को देखता है यहाँ पर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ये दंतुरित मुस्कान जो कविता है, कविता में कवि ने दंतुरित किसको कहा है? बच्चों की नई नई शरारत को, बच्चों की नई नई मधुमिता को, बच्चों के नए नए दांतों को, या उपयुक्त सभी को? क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर? ये दंतुरित कविता में नागार्जुन की जो है, तो बच्चों के नए नए दांतों को कवि ने क्या कहा है? दंतुरित में उसी को कहा है, यानी बच्चों के जो छोटे छोटे बच्चों के नए नए दांत निकलते हैं, उनसे जो वो मुस्कान हो निकलती है, उसकी बात यहाँ पर कवि कर रहा है। तो ये दंतुरित मुस्कान नागार्जुन की कविता है। ठीक है, डी यहाँ पर बच्चों के नए नए दांत, सी सही हो जाता है। बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। आज का हमारा 19वां प्रश्न है, सत सत निर्झर निर्झरणी कल मुखरित देव दारु कानन में, यहाँ सत शत में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, उपमा, पुनरुक्त या उत्प्रेक्षा? पुनरुक्त या उत्प्रेक्षा। तो सत सत निर्झर निर्झरणी कल मुखरित, तो इसमें कह रहे हैं कि सत शत निर्झर, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? पुनरुक्ति अलंकार होता है। तो इससे संबंधित वीडियो हमने पहले अपलोड कर दिया, जरूर आप उसको वीडियो देखिएगा कि पुनरुक्ति कैसा होता है, उपमा कैसा होता है, अनुप्रास कैसा होता है। ठीक है, तो आज का हमारा अंतिम जो प्रश्न है वो कौन सा ये है कि कवि नागार्जुन हिंदी साहित्य में किस युग का प्रतिनिधित्व करते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। नई कविता का, प्रगतिवाद का, प्रयोगवाद का, या इनमें से सभी का? तो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं नागार्जुन? तो नागार्जुन प्रगतिवाद के कवि हैं। ठीक है, किसके कवि हैं? प्रगतिवाद के, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने नागार्जुन से लिए। तो चलिए मिलते हैं कल फिर ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप लोग को पसंद आएंगे, और परीक्षा से संबंधित इसमें तथ्य जरूर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं कल फिर अपने एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।